उसके बाद से वहाँ पे एक तरीके का जो है वो रेडिकलिज़्म जो है, रेडिकल इस्लामिज़्म वो आपको देखने में मिला। हिंदुओं की हत्या की गई, क्रिश्चियनों की हत्या की गई इस तरीके से। बल्कि वहाँ पे जो इस्कॉन टेम्पल के जो मेन वो हैं पुजारी, उसको पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया, उनको बेल तक नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, उनके कोर्ट में घुस गए और वहाँ पे उन्होंने बोला आप रिज़ाइन कर दो, इस तरीके से तो चीज़ें की गई हैं। उसके बाद यूनुस साहब जो हैं, जो कि वहाँ के अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र हैं, आई गेस दैट इज़ द डेजिग्नेशन दैट ही हैज़। तो उन्होंने जाके चाइना में बोला जी कि हम सेवन सिस्टर्स जो है वो तो लैंड लॉक्ड है और हमारे पास वो कोस्टल एरिया है। वो राइट बनता था उनका, क्योंकि वहां पे जो हिंदू मौजूद हैं उनको प्रोटेक्शन देना, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी भी थी जो उन्होंने उनके सामने, मोहम्मद यूनुस के सामने मामला उठाया है। और ये बांग्लादेश हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह का वहां पे कोई वाकया ना हो। कि ऐसा नहीं है कि हमारे बांग्लादेश से दुश्मनी है तो अब आपकी दुश्मनी हो तो ही वो हमारा दोस्त बनेगा। गॉन आर द डेज। अब ह्यूमैनिटी को देयर आर मोर कन्वर्जेंस पॉइंट इन ह्यूमैनिटी देन द डाइवर्जेंसेस और द डिफरेंसेस। हम सिर्फ डिफरेंसेस पे ही अगर फोकस करेंगे, माइंडसेट बना लेंगे कि हाँ हमारे डिफरेंसेस ये हैं, तो वो बड़ा ही फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। पहली मुझे जो पहला स्कूल में गाना सिखाया गया था, मुझे पता नहीं था कि वो बंगाली में था, बनारस में था। हमारी टीचर बंगाली थी, मुझे आज भी याद है। जब वो पान खाती थी तो उनका ये वाला दांत हिलता था, और दांत खाते हुए हम लोग एक म्यूजिक का क्लास होता था क्लास थर्ड में, तो उसमें ना हमें सारे गामा सिखाती थी। तो हमें उन्होंने गाना सिखाया ये वाला कि जोदी तुम्हारा डॉग सुने क्यों आशे नाई तबे एकला चलो रे, एकला चलो रे। तो मैं मौला टाइप के लोग होते हैं बंगाली, पंजाबी और बंगाली में आपको बड़ा मजा। आप पंजाब में जाएंगे ना तो आपको पंजाब में एक मिलेगा सूटेड बुटेड लड़का, ये बढ़िया सी दाढ़ी, ट्रेन, चश्मा, पैसे का दिखाता हुआ कि हम कितने रिच है। वो यहाँ बंगाल में जाएंगे ना, धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी जा रहा होगा, उसके पीछे करोड़ों रुपए का बंगला होगा, पर वो बताएगा नहीं। तो बंगालीज आर लाइक दैट। हमारे यहाँ पंजाबी आते ही है तो हम लोग ऐसे ही चुप हो जाते हैं कि भाई वो अपना दिखाएंगे ऐसा कि हम सब कोई नहीं है उनके आगे, उन्हीं के पास सारा पैसा है, उन्हीं के पास सारा सब कुछ है। लेकिन आप जाएंगे वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता की सड़कों पे आपको ऐसा कोई आवाज नहीं होगा। मोदी जी को बुला के अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दें आसिफ साहब जी के साथ और कांजी राम जी के साथ मिलकर हम लोग लेने आएंगे। मेरी तो यही इच्छा है, बाकी देखिए। उनको भी दे देंगे, सही उसके है साथ आपको भी आसिफ हम साहब। दे देंगे निशाने पाकिस्तान। एक दफा आप कश्मीर हमें दे दें, आपको हर चीज दे देंगे। आसिफ साहब मुझे बताएं कि ऐसा आपने देखा ये, पॉसिबल है कि हम आपने देखा हम कह रहे हैं कि निशाने इम्तियाज दीजिए तो ये निशाने जख्म की बात करने लगते हैं। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में भाई साहब। हमने प्यार मोहब्बत की बात की, करने लगते हैं। निशाने पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों देंगे। हाँ तो अब आप दोनों दे पाकिस्तान दे देंगे। दो, आपके आपके निशाने इम्तियाज के लिए हम इंडिया दे दे आपको। अरे भाई ऐसा क्या है, मतलब आप जरा सा दो खाना खिला देंगे, कहेंगे भैया आप कलमा पढ़ लो, अब अपना चेंज कर लो। ऐसे कैसे कर रहे हैं इस उम्र में? आप बताइए आप क्या करवाना चाह रहे हैं आसिफ साहब? मतलब यार प्यार मोहब्बत की बातें ही नहीं कर सकते। कुछ करना है पहले कुछ दे दो। अरे आसिफ साहब नॉटी हैं आप भी। देखिए हमें श्रीलंका ने दिया मित्र विभूषण, उन्होंने बोला भैया ये दे दो, तमिलनाडु दे दो, कर्नाटक दे दो। हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मियाँ आसिफ अली ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाली। आपने लोगों को ये क्यों कहा कि बेल आइकन दबा दे? क्योंकि अभिषेक सर ने ज्वाइन किया और आसिफ सर ने ज्वाइन किया, इसके लिए वो बेल आइकन दबा दे? सर जरूरी है ना बेल आइकन दबाना, नोटिफिकेशन कैसे जाएगा लोगों को फिर? पर इस बात के लिए वो बेल आइकन दबाए क्योंकि मैंने और आसिफ जी ने ज्वाइन किया इसको। आप तो डरे ना, सर ऐसे नहीं आप चल दोनों को पाएगा पसंद किया ज्यादा। जाता है, आपके व्यूज को पसंद किया जाता है वो इसीलिए। ठीक है, आप पहले तो तारुफ भी करवाएं। कह रहे किसी के तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं तो मोहताज हूँ। वाताज चले मैम, अगर आप समझते हैं कि आप किसी तारीफ के मोहताज हैं तो मैं शो करवा देती हूँ। ये है हमारे डॉक्टर साहब, ठीक है, और गोवा में होते हैं, प्रोफेसर है, लॉयर है। तो और आसिफ साहब को तो मेरे ख्याल से कोई मुझे मुझे लगता है कि मेरा इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत नहीं, पूरे इंडिया में बहुत लोग पसंद करते हैं आसिफ साहब को। आवाज बहुत लो आ रही है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो ये है कि हम देख रहे हैं जब से बांग्लादेश की रजीम चेंज हुई तो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस थे, या बांग्लादेश की गवर्नमेंट के रिलेशन इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं देखने में मिल रहे थे। तो
अब हम एक और मूव देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मीटअप जो हुआ है वो मिस से हुआ है। इसको आज डिस्कस करेंगे, आज इसका बैकग्राउंड जानेंगे, इनके मीटअप का क्या बैकग्राउंड था। तो आगाज़ हम डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस को आज की डेट में कैसा देख रहे हैं? बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। हमारे वो ईस्टर्न नेबर हैं और हमारे ही लोग हैं। एक समय वो अलग हुए हैं कुछ कारण से, वो ठीक है, उनको विश करते हैं कि बहुत अच्छा वो करें। पिछले कुछ दिनों से जब से शेख हसीना जी की प्रोग्राम सरकार वहाँ से हटी है, उसको उन्होंने अपदस्थ किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। उसके बाद से वहाँ पे एक तरीके का जो है वो रेडिकलिज्म जो है, रेडिकल इस्लामिज्म, वो आपको देखने में मिला। हिंदुओं की हत्या की गई, क्रिश्चियनों की हत्या की गई, इस तरीके से। बल्कि वहाँ पे जो इस्कॉन टेम्पल के जो मेन वो हैं पुजारी, उसको पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया, उनको बेल तक नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनके कोर्ट में घुस गए और वहाँ पे उन्होंने बोला आप रिजाइन कर दो। इस तरीके से तो चीज़ें की गई हैं। उसके बाद यूनुस साहब जो हैं, जो कि वहाँ के अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर हैं, आई गेस दैट इज द डेजिग्नेशन दैट ही हैज। तो उन्होंने जाके चाइना में बोला जी कि हम सेवन सिस्टर्स जो है वो तो लैंड लॉक्ड है और हमारे पास वो कोस्टल एरिया है, तो आप हमारे थ्रू, उनके थ्रू जा सकते हैं। तो इस तरीके का बड़बोलापन, आई मीन आई हैव, मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से होता रहता है, दोनों मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से। अब नाउ वी आर यूज्ड टू इट, को अब इसको क्या ही बोला जा सके। तो मोदी जी उनसे मिले और मोदी जी ने उनको कहा कि आप इस तरीके की जो रिटोरिक्स हैं उनको अवॉइड करें और अपने यहाँ पे हो रहे जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है उसको ध्यान में रखें, बस यही है। और अदरवाइज बांग्लादेश एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नेबर है और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे रिलेशन है उनके साथ, और हम इस रिलेशनशिप को इंजॉय करते हैं। एंड हम चाहते हैं कि बांग्लादेश एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी बने और बांग्लादेश एक अच्छा समाज बने, एक अच्छा प्रोग्रेसिव समाज बने, और हम उसके लिए उनके साथ हमेशा काम करते रहेंगे। वो तो हमारे नेबर हैं, दे विल ऑलवेज बी आवर नेबर। वी हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश एंड द बंगालीज। सही हो गया। आसिफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की का जो मीटअप हुआ है यूनुस के साथ, इस पर आप क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? देखिए, ये बड़ी खुशाइंद बात है। मुझे तो कम से कम ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी हुई है कि इनकी दोबारा से आपस में मुलाकात हुई है, क्योंकि जो मौजूदा रजीम है, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उसमें शेख हसीना की तरह उस तरह के मामलात नहीं हैं, पाकिस्तान के लिए उस तरह की शिद्दत या मुखालफत नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा है कि उनका पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुक है और भारत के साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको 2 ज़ावियों से देखता हूँ। एक तो क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी सारे बंगाली हैं, मुस्लिम्स हैं, लेकिन बंगाली भी हैं, और दूसरी तरफ मगरबी बंगाल भी साथ मौजूद है, जहाँ पे बंगाली हैं अक्सरियत में, चाहे वहाँ पे वो हिंदू बंगाली हों, लेकिन बहरहाल बंगाली नेशनलिस्ट हैं वो सारे। और एक कौमियत की बुनियाद पर बांग्लादेश और मगरबी बंगाल जो है, जो कि भारत के पास है, वो आपस में करीब आ सकते हैं। इसी तरह आसाम जो है, आसाम के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में बंगाली जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि आसाम का एक ज़िला जो है सिलहट, वो उस वक़्त जब तक़सीम हुई बंगाल की, तो बंगला मशरक़ी बंगाल के साथ चला गया था। तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद है। और इसी तरह जो बाकी की जो वो सेवन सिस्टर स्टेट्स की आपने बात की, उनमें भी बंगालियों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना बांग्लादेश और भारत नज़दीक आएँगे, इनकी आपस में दूरियाँ ख़त्म होंगी, कुर्बतें बढ़ेंगी, उतना वो बांग्लादेश के लिए भी बेहतर है। और मैं इसको समझता हूँ आज नहीं तो 10, 20, 30, 40 साल बाद अज़ीम तर बंगाल की तरफ भी ये एक स्टेप हो सकता है कि जिसमें मगरबी बंगाल जो है वो भी बांग्लादेश के साथ अटैच हो जाए, और जो आसाम है वो भी मिलकर ये एक बड़ी मुमलिकत वहाँ पे बन सके। तो मैं तो इसको इस सिनेरियो में भी देखता हूँ कि इनको आपस में इस तरह यकजा होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी मुखालफत रहेगी, इनकी और भारत की आपस में दुश्मनी रहेगी, तो वो करीब नहीं आ सकेंगे। एक दौर था जो जब शेख मुजीबुर रहमान, जब बांग्लादेश की हुकूमत का ऐलान हुआ, बांग्लादेश बना, तो वो जाके मगरबी बंगाल में बड़े-बड़े जलसों से खिताब किया करते थे, और एक बंगाली नेशनलिज्म की एक पूरी वेव थी उस वक़्त वहाँ पे, और उनको वार्म वेलकम किया जाता था। तो उस हिसाब से मेरे ख़्याल में तो यो ये बहुत बेहतर है। और ना करते हुए भी इनकी जो भारत सरकार है वो जाके उनसे मिले हैं। ठीक है, वो जो कुछ इश्यूज़ वहाँ पे हुए हैं, कुछ वीडियोज़ और कुछ पिक्चर्स हमने भी देखी हैं,
जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी। मैं तो एक बात कहता होता हूँ हमेशा कि वो इनकलाब नहीं था वहाँ पे, जो कि एक इनकलाब की शेप हमारे ज़हनों में मौजूद है कि पूरी एक रजीम को कत्ल करके दूसरी रजीम बरसर इक़्तिदार आ जाती है। वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो उसका ये मतलब नहीं था कि जो इस तरह के कुछ फसादात हुए हैं, वो होते। तो वो उन्होंने बात उठाई है और वो राइट बनता था उनका, क्योंकि वहाँ पे जो हिंदू मौजूद हैं, उनको प्रोटेक्शन देना, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी थी, जो उन्होंने उनके सामने मोहम्मद यूनुस के सामने मामला उठाया है। और ये बांग्लादेश हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह का वहाँ पे कोई वाक़या ना हो। क्योंकि कोई एक इंसान भी इस तरह के दंगे-फ़साद में जान से जाए, तो उसकी मज़म्मत ही करनी चाहिए, उसको कोई भी बंदा जायज़ करार नहीं दे सकता। तो लेकिन दूसरी तरफ ये खुशाइंद है, और मैं समझता हूँ कि ये मशरक वाली साइड पे, भारत के मशरक में एक अज़ीम तर बंगाल की तरफ एक बड़ा कदम भी हो सकता है। वो ख्वाब जो 1947 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने देखा था, और जब उन्होंने कोशिश भी की थी कि बंगाल तक़सीम ना हो मज़हबी बुनियादों पे, और बंगाल बगैर पाकिस्तान में शामिल हुए एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पे कायम रहे। क्योंकि जब भी कोई इलाके तक़सीम होते हैं, मुल्क बनते हैं, तो वो क्योंकि सूबे हैं, तो उनके आपस में मवासलाती निज़ाम होते हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ होती हैं, ट्राइब्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कौमियाँ होती हैं, उनके बिज़नेस होते हैं दोनों तरफ। देखिए, हमने जो 47 में जो भुगता है, वो अभी तक हम उसको शायद पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ से जो लोग उधर गए, हज़ारों एक बंदा मालिक होता था सिख, जो यहाँ से छोड़ के गए हैं, वहाँ जाके उन्हें चंद एकड़ मिले हैं। अभी तक मैं मिलता हूँ उनसे, तो वो लोग सेटल डाउन नहीं हो सके। वहाँ से रातों-रात जब कह दिया गया लाखों लोग इधर आ गए, 8-10 लाख लोग जो हैं उस फसादात के दौरान मारे गए, लोग उस चीज़ को बरसा-बरस बाद भी सेटल नहीं हो पाते। तो इसलिए वो मैं यही समझता हूँ कि अगर ये हो जाएगा, शायद मेरी इस बात को ये कहें कि ये आसिफ साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं कि ये 10, 20, 30 या 40-50 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में कौमों की ज़िंदगी में 40-50 साल कोई बड़े मायने नहीं रखते। ये कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली जो बंगाली हैं, उनको आपस में एक होना है, और वो एक हो के बहरहाल एक बड़ी मज़बूत मुल्क के तौर पर रहेंगे, और भारत के साथ उन्होंने रहना है, भारत उनका हमसाया है। 3 अतराफ से भारत के साथ बॉर्डर उनका जुड़ता है, म्यांमार के साथ तो छोटा-सा बॉर्डर है, और आप हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि आप अपनी शराइत पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात को ज़हन में रखते हुए, हर कंट्री की अपनी रिज़र्वेशंस होती हैं, मसाइल होते हैं, मामलात होते हैं, उनकी बिना पे आप एक-दूसरे के साथ डील करते हैं। इनके पानी के बहुत सारे मामलात आपस में रहे, तजारत ज़ाहिरी बात है आपस में इसी तरह होती होगी, मिलके इनको करना पड़ता है, बॉर्डर्स सेम है, आपस में आना-जाना है, तो इसलिए ये एक खुशाइंद चीज़ है। सही हो गया। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हमारे सामने आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपको लगता है कि रिजीम चेंज होने के बाद बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन में आगे बेहतरी देखेंगे हम? और जो हिंदुओं पे के हवाले से जो बात हुई, उस पर आप क्या राय रखते हैं? बताइएगा। देखिए, जहाँ तक बांग्लादेश के साथ रिश्तों की बात है, बहुत अच्छे से आसिफ साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, और मुझे लगता है कि दैट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव टेक ऑन द सब्जेक्ट, और यही होना भी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे बांग्लादेश से दुश्मनी है, तो अब आपकी दुश्मनी हो तो ही वो हमारा दोस्त बनेगा। गॉन आर द डेज, अब ह्यूमैनिटी को देयर आर मोर कन्वर्जेंस पॉइंट इन ह्यूमैनिटी देन द डाइवर्जेंसेस और द डिफरेंसेस। हम सिर्फ डिफरेंसेस पे ही अगर फोकस करेंगे, माइंडसेट बना लेंगे कि हाँ हमारे डिफरेंसेस ये हैं, तो वो बड़ा ही फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। वी हैव सो मच कम्युनैलिटी, अल्टीमेटली सब इंसान एक ही हैं, सभी एक ही काम करते हैं, सबको खाना होता है, कोई उस खाने को दाल चावल बोलता है, कोई उस खाने को पिज्ज़ा बोल देता है, कोई उस खाने को कॉन्टिनेंटल बोलता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, बट द पर्पज इज टू हैव योर हंगर सैटिएटेड। सो पॉइंट मैं यही कर रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हो, हम चाहते हैं आपके भी साथ अच्छे संबंध हो, और ये नहीं है कि हमारे साथ अच्छे संबंध होने की कंडीशन है कि पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है।
सबके आपके संबंध सबके साथ अच्छे हों। व्हाई दिस कंडीशन कि भैया अच्छा अब हमारी दोस्ती करनी है तो पाकिस्तान को जाके बम मारो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो भी हम चाहेंगे कि पाकिस्तान भी एक अच्छा इकोनॉमिकली डेवलप करे, ग्रो करे, अपने लोगों के लिए अच्छा काम करे, उनको अच्छे जीवन जो है वो उनको सुविधाएं उपलब्ध करवा पाए। और क्या है, तो बांग्लादेश का जो वो है रिश्ता मैं इसी एंगल से देखता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम चल रहा है, धीरे धीरे वो उसको समझेंगे। उनके मन में एक डिजायर थी, अब धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि ये जब देखिए कोई चीज आपके मन में होती है ना तो उसके लिए चले जाना चाहिए। जब आप वो कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि अरे यार यहाँ कुछ है नहीं। तो ठीक है, पिछले 10 साल से या 15 साल से जो गवर्नमेंट थी, एक टायर्डनेस आ गया होगा लोगों के अंदर, फटीग आ गया होगा खालिद शेख हसीना जी की गवर्नमेंट को देख करके। वो चाहते थे कि उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाई जाए, उससे कुछ बेहतर हो जाएगा। वो उन्होंने चला के देख ली, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 साल के करीब होने को आ रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है। रादर उनकी इकोनॉमिक जो अचीवमेंट्स थी बांग्लादेश की, जो उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के अचीवमेंट्स है, वो सारे रोल बैक होने लगे। रिग्रेसिवली दे हैव स्टार्टेड क्लॉकिंग देयर ग्रोथ। मैं अभी एक कुछ दिन पहले ही सुना था कि एक बांग्लादेश के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, वो बता रहे थे कि सारी इंडस्ट्रियल जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई है, पैसे सैलरी देने के पैसे नहीं है। तो बोले कि हम क्या करें, आप बताइए क्या 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 कहाँ जाएं हम। तो इसलिए जो मेन पर्पजेज हैं उसको हेल्प करने के लिए हम बांग्लादेश के साथ है। और बांग्लादेश को जितनी भी हेल्प इंडिया से चाहिए होगा उनके अच्छे फ्यूचर के लिए वो हम देंगे। और बंगालीज तो हमारा पार्ट है, बंगाल के बिना भारत हो ही नहीं सकता। अब वो उसको एक अलग देश कहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो वहाँ खुश नहीं। मगर जब मैं बच्चा था तो मुझे जो पहला स्कूल में गाना सिखाया गया था, मुझे पता नहीं था कि वो बंगाली में था, बनारस में था। हमारी टीचर बंगाली थी, मुझे आज भी याद है। जब वो पान खाती थी तो उनका ये वाला दांत हिलता था, और दांत खाते हुए हम लोग एक म्यूजिक का क्लास होता था क्लास 3rd में, तो उसमें ना हमें सारे गामा सिखाती थी। तो हमें उन्होंने गाना सिखाया ये वाला कि जोदी तुम्हार डॉग सुने क्यों आशे नाई तबे एकला चलो रे एकला चलो रे। तो मैं आया, मैं घर पे गाना गा रहा था, मेरे घर वालों को भी वो नहीं समझती बंगाली की। तो फिर मेरे चाचा को थोड़ा आता, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक रचना है। रविन्द्रनाथ जो गुरु जी हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं, बहुत अच्छी उन्होंने रचनाएं दी हैं। भारत का जो है वो सॉन्ग भी उन्होंने ही लिखा है, नेशनल सॉन्ग। तो मतलब दिस इज हाउ वी वर। तो आज भी मुझे याद है, मैम बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, उनकी क्लास से हम सब डरते थे, कोई बंक नहीं मारता था या कोई बहाने नहीं मारता था कि पेट में दर्द है। तो हम लोग उनको कुंडू मैम कहते थे, हर नेम वाज कुंडू, नीना कुंडू जी। तो बस यही है, हमारी यादें हैं, हमारे कल्चर का पार्ट है। बनारस में आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन बंगाली है, पूरा एक इलाका उसको बंगाली टोला कहते हैं। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था वो बंगाली था, तो वी वर लाइक अ वन फैमिली। तो उनका 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 जो म्यूजिक और उसके प्रति जो उनका टेस्ट है वो अप्रतिम है। बंगालीज इन इंडिया नोन फॉर देयर लव फॉर कल्चर, लव फॉर डांस, म्यूजिक। बहुत ही मस्त मौला टाइप के लोग होते हैं बंगाली। पंजाबी और बंगाली में आपको बड़ा मजा, आप पंजाब में जाएंगे ना तो आपको पंजाब में एक मिलेगा सूटेड बुटेड लड़का, ये बढ़िया सी दाढ़ी, ट्रेन, चश्मा, पैसे का दिखाता हुआ कि हम कितने रिच हैं। वो यहाँ बंगाल में जाएंगे ना, धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी जा रहा होगा, उसके पीछे करोड़ों रुपए का बंगला होगा, पर वो बताएगा नहीं। तो बंगालीज आर लाइक दैट। हमारे यहाँ पंजाबी आते हैं तो हम लोग ऐसे ही चुप हो जाते हैं कि भाई वो अपना दिखाएंगे ऐसा कि हम सब कोई नहीं उनके आगे, उन्हीं के पास सारा पैसा है, उन्हीं के पास सारा सब कुछ है। लेकिन आप जाएंगे वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता की सड़कों पे आपको ऐसा कोई आवाज नहीं होगा, आप सबसे सस्ते में खाना खा के चले आएंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डाइवर्स कर सकते। इंडिया जो है ना हर 10 किलोमीटर में बदल जाता है, हर 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज, खाना चेंज, बोली चेंज, एंड स्टिल वी लव टू बी एन इंडियन। यही हमारी प्लुरलिटी, हमारा स्ट्रेंथ है, यही हमारा प्यार है। और दिस इज व्हाट आई लव, इतनी वैरायटी ऑफ लोग जो है वो अपने आप को इंडियन कहते हैं, एंड वी जस्ट लव इट। कि अभी मैं गोवा में हूँ, इनका खाना कुछ और है, अभी मैं कोंकण के इलाके उधर चला जाऊंगा कर्नाटक वाले कोंकण में, तो वो एकदम ही अलग हो जाता है खाना। तो बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ अस, द कॉन्सेप्ट ऑफ भारत, दिस इज द ब्यूटी। वी प्रिजर्व्ड एवरी इंडियन, every human practices, every human manifestation, every human food, every human song, every human music, और तब ये मिलजुल के हजारों साल में भारत की संस्कृति बनी है। और मोदी जी पे भी मैं कह दूं, उनके लिए आदत हो गई अब उनको जो है वो मित्र विभूषण
अब ये तो संस्कृत वर्ड है मित्र विभूषण, हमारे यहाँ भी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनको पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, उसके बाद भारत रत्न, ये 4 होती हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि उनको मिला है, सारे लोग दे रहे हैं। हमारे लिए तो ये एक आदत बन चुकी है, जहाँ भी जाते हैं ले ही आते हैं वो, बस कि निशाने इम्तियाज मिल जाए तो हम लोग की जीने की इच्छा जो है थोड़ी बढ़ जाए। अब देखें आप कब देते हैं निशाने इम्तियाज या निशाने पाकिस्तान, क्या भी कहते हैं उसको। आप भी मोदी जी को बुला के अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दें, आसिफ साहब जी के साथ और कांजी राम जी के साथ मिलकर हम लोग लेने आएंगे। मेरी तो यही इच्छा है, बाकी देखिए। उनको भी दे देंगे, उसके साथ आपको भी आसिफ हम साहब, दे देंगे निशाने पाकिस्तान। एक दफा आप कश्मीर हमें दे दें, आपको हर चीज दे देंगे। आसिफ साहब मुझे बताएं कि ऐसा आपने देखा पॉसिबल ये, है कि हम आपने देखा हम कह रहे कि निशाने इम्तियाज दीजिए तो ये निशाने जख्म की बात करने लगते हैं। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में भाई साहब, हमने प्यार मोहब्बत की बात की करने लगते हैं। निशाने पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों देंगे। हाँ तो अब आप दोनों दे पाकिस्तान दे देंगे। दो, आपके निशाने इम्तियाज के लिए हम इंडिया दे दे आपको। अरे भाई ऐसा क्या है, मतलब आप जरा सा 2 खाना खिला देंगे, कहेंगे भैया आप कलमा पढ़ लो, अब अपना चेंज कर लो। ऐसे कैसे कर रहे हैं इस उम्र में? आप बताइए आप क्या करवाना चाह रहे हैं आसिफ साहब? मतलब यार प्यार मोहब्बत की बातें ही नहीं कर सकते, कुछ करना है पहले कुछ दे दो। अरे आसिफ साहब नॉटी हैं आप भी। आसिफ साहब ये पॉसिबल होगा कि हाई सिविलियन अवार्ड या निशाने हैदर या तमगा इम्तियाज, ये सारी चीजें जो है हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे सके या इंडिया के किसी पर्सन को दे सके? मैंने तो पहले ही कह दिया, आप पूछने से पहले मैंने कह दिया कि हम देने को तैयार बैठे हैं। हम तो कह लें कि उठा के बैठे हुए हैं कि निशाने हैदर तो तो वैसे ही कश्मीर मुल्क की बात अफवाज का छोड़े, है। लेकिन उसके अलावा बताएं ना, कश्मीर की बात छोड़े, आप उसके अलावा बताएं। देखिए हमें चले श्रीलंका ने दिया मित्र विभूषण, उन्होंने बोला भैया ये दे दो, तमिलनाडु दे दो, कर्नाटक दे दो, अपनी जान दे दो। मतलब यार आसिफ साहब से तो अगर हम गलती से गले मिलेंगे तो क्या गले मिल लिए हैं, अब इसके लिए जो है यूपी दे दो। अरे भाई आसिफ साहब, भाई आप अल्लाह से डरिए, भगवान से तो आप डर नहीं रहे, लेकिन डरिए आप। तो यूपी हमने लेके क्या करना, यूपी लाके हमने पहले बड़ी शिद्दत पसंदी उनकी वजह से भुगती हुई है। यूपी आपको ही मुबारक हो, आप रखिए अपने पास। देखिए अब देखिए अपने लोगों को अब यूपी बिहारी में भी करने लगे। यही है आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए कभी सफल नहीं होगा। आप देख रहे हैं, आप लोगों को इतनी नस्लों में देखते हो, कह रहे कौमों की जिंदगी में 70 साल, कौम बना कहा रहे हैं आप तो? कोई यूपी, कोई बिहारी, कोई वो, तजाद है। देखिए मैं आपके लिए एक शेर प्रस्तुत करता हूं। भारत का आइडिया गुलाम नहीं आजाद है, भारत का आइडिया गुलाम नहीं आजाद है, और पाकिस्तान के हर आइडिया में तजाद है। अच्छा, वैसे श्रीलंका ने दे दिया है तो ये आप देखें, आखिर आपने भी तो जो वो था, क्या उसे कह लें कि जो तमिल टाइगर्स थे, उनकी मदद बंद करके आखिर आपको भी जाना पड़ा था उनको कंट्रोल करने के लिए। तो आपने वो छोड़ दिया, तमिल जो जाफना था उस पर किसी को भी सपोर्ट करना, तो उन्होंने दे दिया। तो आप कम से कम चले बलूचिस्तान में ही बंद कर दीजिए, बीएलए को सपोर्ट करना फिर ही दे दें। कुछ तो हो, कोई तो प्यार मोहब्बत का इजहार करें। आपके तो कल हमारी एक फिल्म में आप काम कर लिया फवाद खान ने, तो उसके ऊपर पड़े हुए हैं सारे कि इसने क्यों कर लिया। वो देखे थे कल बयान आज। हम तो फवाद खान को अपना वो मानते हैं। आपने तो आज तक लता मंगेशकर जी को कोई अवार्ड नहीं दिया, खाली मुसलमानों को ही बुलाते हैं आप इंडिया से, या फिर जो मुसलमानों की बात करे। आपने तो इस्लाम के आगे दुनिया को दिया है छोड़। आय 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 आय। आप लता जी को एग्री कर ले पाकिस्तान आने के लिए, उनको मैं इनवाइट करता हूँ। लेकिन मसला यह है कि अब वो आ नहीं यही सकती है, ना। अब लता जी इस दुनिया में नहीं रही, अब तो रूहे लता वो जी कैसे आएंगी। वरना लता जी को हम दिलवा देते हैं अवार्ड, वो कोई इश्यू नहीं था। आप ऐसा करें, चले आप लता जी फनकारों की अपने, बात करें, आप एक काम करें। अच्छा, आप एक काम करें, आप 2-3 फनकार ना वहां से, जैसे मधुरी जी हैं, कतरीना कैफ हैं, सलमान खान हैं, इनके साथ आप बात करें। इनको मैं यहाँ से इनवाइट करता हूँ, इनको भरपूर यहाँ पे वेलकम भी करेंगे। हम तो शत्रुघ्न सिन्हा और वो जो दूसरे थे धर्मिंदर जी, एक दौर में उनको कितना यहाँ पे सर पे बिठाते रहे हमारे प्रेसिडेंट्स, याद नहीं? वो आया करते थे हमारे आपने एक तो हिंदू हीरो प्रोड्यूस नहीं किया, अब आपको वहां से लाने पड़ रहे। जो लोकल थे, इलाकाई थे, सबके तो आपने वो करा दिए खतरे। तो अब कहां से आप लाएंगे अपनी माधुरी दीक्षित? अपनी भी कोई बचा लेते, अपना भी कोई जो है शत्रुघ्न सिन्हा बना लेते।
अपने यहाँ तो आपने नहीं, कहा हमारे यहाँ फिल्मों में काम करना है तो पहले शत्रुघ्न से शादाब बनो, तो ये तो आपने कंडीशन की हुई है भाई साहब। हमारे काफी मौजूद हैं। अभी कल ही मैं कहाँ है, एक वो देख रहा था, कौन है आपका, जो बड़ी एक अच्छी। एक सुपरस्टार का नाम बताइए जो आपके ड्रामा चैनल पे आता है, उसका नाम हिंदू हो, चलिए बताइए। मैं अभी कल ही एक वो देख रहा था टीवी पे, अपना सॉरी न्यूज में, वो एक लड़की बड़ी प्यारी सी है, हम टीवी पे ना फनकार आती है, तो कल मुझे पता चला कि वो क्रिश्चियन है। ओके, कोई इश्यू मैं नहीं। हिंदू का तो पूछ मैं रहा हूँ, आप देख क्रिश्चियन का बता रहे हैं। मैं हिंदू का, वो हिंदू लैंड है ना जहाँ आप रहते हैं, लाहौर भगवान राम के बेटे का शहर है ना यार। आप हिंदू का असल में बताइए जो आपके टीवी का एक्टर हो। कई होंगे, हमारा वो सिख मौजूद हैं, कई एंकर यार मैं हद हो सिख गया, हैं। सिख हिंदू, आप, मैं कह रहा हूँ आप बताएं ना। मैं तो देख सिखों के घरों असल की में ना, कहानी आपको इसमें चल रही है, हमारे यहाँ तो नाटक चलते हैं, सीरियल एपिसोड, जिसमें मुस्लिम फैमिली के भी एपिसोड आते हैं। जोधा अकबर चला करता था हमारे यहाँ। आप क्या आएगा, आपको पता है ना, अकबर की बेटी जो थी खुमाशा या क्या नाम था, उसने उसकी शादी राजा अमर सिंह से की थी, मेवाड़ वाले। आप स्टोरी दिखाएंगे कि अकबर की बिटिया की शादी जो थी वो मुसलमान थी और उसने अपनी शादी एक राजपूत से की थी, इसका एपिसोड बनाएंगे आप और सीरियल बकायदा टीवी चला गया। हमारे यहाँ जोधा अकबर चलता था। नहीं नहीं, अगर शादी हुई है तो ये अच्छी बात है, इसमें कौन सा ऐसा है। नहीं वो तो अच्छी वो बात है, अब आप जगह क्या करेंगे, तो अकबर ने कर दिया, आपके लिए दुख का बायस है, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ। जो एक्टर है ना, हमने कभी भी उनका मजहब नहीं सोचा। ये भी मुझे उस दिन पता चला कि वो है, ठीक है। हमने कभी भी किसी एक्टर अरे से तो या मजहब एक्ट्रेसेस से बचेगा तब कभी भी तो, मजहब नहीं मियाँ पूछा। मिट्ठू बचा रखे हैं आपने, सारे मियाँ मिट्ठू बना रखे हैं आपने भाई, मजहब बचेगा तब तो। अरे मियाँ मिट्टू भी, मियाँ मिठा उनका नाम है, आप उनका नाम बार बार बिगाड़ देते हैं। मैं बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ, मियाँ अब्दुल हक, मियाँ मिठा उनका नाम है। अगर सिंधियों ने सुन लिया ना कि आपने उनके मियाँ मिठा को मियाँ मिट्ठू करार दे दिया है, उन्होंने तो शुरू हो जाना है कि ये क्या, ये पंजाबियों ने उठ के हमारे मियाँ साहब का नाम बिगाड़ दिया। ऐसा ना करें। अरे तो चले मिट्ठू से मिठा ही कर ले, मिठा तो है ना, तो मियाँ मिठा से कहिए हाँ, कि कोई मिठा मिठा काम करे, कोई छोड़े वहां पे हिंदू भी, कोई जरा मुसलमान उनका भी, जरा एक मिठा, जो लड़की है उसकी किसी हिंदू से भी शादी करा दें। मेरी बात सुने ना, मियाँ मिठा जिसका नाम हो, मीठा शुगर से, शुगर भी मीठा, यानी एक्सट्रीम लेवल की शुगर, इतना मीठा एक आदमी है यार। आप बार बार उसके बारे में हाँ तो कहते रहते हैं डायबिटीज कि से वो मौत हो ऐसा। जाती है भाई साहब, ज्यादा शुगर हो जाए, डेड बॉडी, आदमी को 500 से ऊपर शुगर हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है, आपका एक्सट्रीम शुगर है। अच्छा डायबिटीज इज अच्छा। द हाईएस्ट, इज द डिजीज विच कॉजेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, शुगर से सबसे ज्यादा डेथ होती है, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा। जी वैसे भी जी जी डॉक्टर जी साहब जी, इस ये बार रमजान एपिडेमिक में है, सबसे ज्यादा डायबिटीज शुगर तो जो है। एपिडेमिक है, शुगर एपिडेमिक है। सर डॉक्टर साहब इस बार वैसे भी रमजान में जो है शुगर इंडिया से जो है हमने इंपोर्ट किया बहुत ज्यादा। या अल्लाह, नहीं नहीं हो सकता ऐसा, काफिर शुगर खाई आपने, डिड यू ईट काफी शुगर, एम आई क्लियर, एम आई श्योर। अरे यार, अल्लाह अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। चलिए मैं वैसे 2000, मीठा मैं बहुत कम खाती हूँ। 2001 में दो क्या चला, अप्रैल 2000, जून 2025, काफिर शुगर गायब, काफिर भी गायब, हिंदू गायब, हैं जी, अभी ठीक है मियाँ मिठा साहब। तो बहरहाल ये, आपने ना अब किसी एक एक्टर या एक्ट्रेसेस को भेजना है हमारी तरफ, मैं उनको ना, अरे नहीं, उनका आपने बेस। पहले एक हिंदू को सुपरस्टार बनाना है, सिंध के किसी हिंदू लड़के को पकड़ के और सुपरस्टार बनाना है। और मैं ये भी चाहता हूँ जैसे आमिर खान ने 4 हिंदू लड़कों से शादी करी है, वैसे वो भी जो है 4 मुसलमान लड़कियों से शादी करें, तब तो बराबरी की बात होगी ना। आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, पहले एक हिंदू लड़का सलमान सुपरस्टार। सलमान खान ने तो शादी नहीं की अभी। आमिर खान, मैंने सलमान खान बोला तो क्षमा कीजिएगा। सलमान खान की भी जो गर्लफ्रेंड थी वो ऐश्वर्या राय थी, वो भी हिंदू थी। अब आपने मुझे एक हिंदू सुपरस्टार बनाना है, उसकी 4 मुसलमान गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, लड़का हिंदू रहेगा और लड़की जो है भले मुसलमान बन जाए या अपनी रिलीजन ना छोड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों का अफेयर होना चाहिए, उनसे बच्चे पैदा होने चाहिए, उन बच्चों के नाम जो है वो होने चाहिए आजाद या भारत। ऐसा हो सकता है आसिफ साहब? नहीं, ऐसा शादी वाला मामला तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा रिलीजन बस इजाजत बताइए, नहीं तो फिर देता। कहाँ आप हमसे तुलना कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो हो सकता है, तो कहाँ आप हमसे तुलना कर रहे हैं भाई। जब आप देखिए बराबरी होगी ना, लॉ बराबर, फिलोसफी बराबर, आइडिया, आपके हमारी कोई बराबरी नहीं है, आप अभी इस्लामिक स्टेट में बचे हुए हैं।
तो हम तो आपसे पहले भी कह रहे हैं कि भाई आप पूरा ले, आपने ना आप आधा अधूरा ले लिए। लड़की की शादी हो तो वो वहां पे इस्लाम चाहिए, नहीं तो मुर्तद हो जाएगी, गर्दन काट देंगे हिंदू लड़के का। लेकिन अगर जो है बाकी शरिया चाहिए, नहीं 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 जी, वो तो नहीं चाहिए हमें। मेरी बात सुने, हमारे यहाँ तो हिंदू के साथ भी तो पॉसिबल नहीं है ना शादी, यानी मुसलमान लड़के की शादी मुस्लिम लड़की से ही होगी। अब वो भाई मजहबी तौर पे आप तो क्या, हमारे भाई अरबी लड़कियों ने शादी करी है नॉन मुस्लिम से, मैं मलेशियन लड़कियों ने शादी की है नॉन मुस्लिम से, सेंट्रल एशियन लड़की ने शादी। अगर कोई मुस्लिम लड़का या लड़की कोई ऐसा काम करे जैसे शाहरुख ने किया हुआ है या आमिर खान की आपने मिसाल दी है कि उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है, या आप कोई मलेशियन लड़कियां बता रहे हैं उन्होंने हिंदू लड़कों से शादी की है, तो वो दोनों ही गलत है मजहबी हवाले से। रिलीजन के नरगिस दत्त हिसाब जो है, नरगिस जी मुसलमान थी, उन्होंने सुनील दत्त जी से शादी की है। उसके बाद से ये कह ऐसे रहे हैं बहुत से मुस्लिम लड़कियां हैं, कि चीजें जरीना भी वहाब है, उन्होंने आदित्य पंचोली से शादी की है। तो क्या हो गया इसमें यार, एक ही लोग हैं, इसी नहीं, दोनों मिट्टी के मजहबी लोग हैं ना हवाले यार। आप कौमों की बात, आपका से कौम क्या है आसिफ साहब, आपका कौम क्या है आसिफ साहब, आपका कौम? हम पंजाबी हैं और अराई हैं। पंजाबी हैं, चलिए पंजाब, अब राई वराई तो अराई मैं नहीं जानता। कास्ट हमारी अराई है आगे। पंजाबी तो है ना, जी जी। सारे पंजाबी बराबर है? पंजाबी सारे पंजाबी एक दूसरे के लिए बराबर है ना? मुख्तलिफ कास्ट है ना, मुख्तलिफ बरादरियां हैं अरे पंजाबियों के आप तो अंदर। मुसलमान हैं, तो आप तो कास्ट तो नहीं, आप तो कौमियत की बात कर रहे थे अभी। या तो इस्लाम की बात कीजिए, या तो कौमियत की बात कीजिए, या तो फिर वो जो आपका हिंदू माइंडसेट है उसकी बात कीजिए, कास्ट वाला। देखिए, इस्लाम के अंदर भी ट्राइब्स कहा गया है कि कबीले ट्राइब शनाख्त नहीं, के लिए कैसे कहा बनाए। गया है? अरे भाई ऐसा मत कीजिए आप, मैंने भी पढ़ के बैठा हुआ हूँ, ऐसा मत कीजिए आप। बिलाल की नहीं नहीं, कहानी में अभी कबीले आपको बता दूंगा, कोई ट्राइब ट्रूब नहीं ये है। तो है। नहीं नहीं, कबीले मौजूद हैं और हर कबीला अपने कबीले पे वो कबीले पॉलीक्रॉनिक इस्लाम के के तौर पे हिसाब से नहीं चलते, वो गलत है। मैंने कहा ना, इस्लाम के आने के बाद से जो जो कबीला सबसे पहले खत्म हो जाना चाहिए था वो था अरबी। अगर इस्लाम एक उम्मे की शुरुआत करता है तो अरबी को खत्म होना था सबसे पहले, क्योंकि उसी के प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में इस्लाम आया था। जहालियत तो अरबों में थी ना, जिसको आप जाहिलियत कह रहे हो उसको तो क्रिश्चियन और जूस अपनी सिविलाइजेशन मानते हैं। जिसको आप जाहिलियत कहते हैं वो किसी की सिविलाइजेशन है, यहूदियों की और क्रिश्चियन की, वो आज भी उसके हिसाब से चलते हैं। क्योंकि उस इलाके में उस समय तीन ही लोग पाए जाते थे, अरबी, मुशरिक, क्रिश्चियन और जूस। आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है फिर। अब आप मुझसे, जब उन्होंने कह दिया कि मेरी उम्मत है, मेरे से उम्मत शुरू होगी, और उनसे पूछा गया आपके पिता माता जी कहाँ है, उनका नर्क में है वो। तो नहीं, जब ऐसा उनके नहीं माता था। पिता, नहीं, अच्छा ऐसा ठीक नहीं है, है। मैं आप ये ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, इसको छोड़ दें अभी आप, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, जब उन्होंने ये तो कहा ना कि अरबी प्रैक्टिसेस गलत थी, अरबी तो नहीं रहे ना वो, तो अरबियों के नाम पे उम्मत बनाई या इस्लाम के नाम पे उम्मत बनाई? देखिए, इस्लाम के नाम उम्मत पे के उम्मत साथ बनाई। साथ कबीले उस वक्त भी कहा गया कि जो मुख्तलिफ कबाइल हैं, जो वो खत्म हो हैं गए भाई कबीले, सारे कबाइल, इसीलिए तो मंदिर, अरे भाई काबा की मूर्तियां इसीलिए तोड़ी ना, हर कबीले की एक मूर्ति थी भाई। क्या, अब देखिए ऐसा ना करें आसिफ साहब, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप कंफ्यूज ना करें। हर यूनिटी लाने के लिए उन सारे उनको अल मन्नत, अल्लात और इनकी जो मूर्तियां थी तोड़ी गई थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि अलग अलग ये जो अलबेदवाइन जो है कबीला, इसके लोग जो हैं वो डिवाइडेड है, उनकी अलग नहीं नहीं, अलग खुदा है। ये डॉक्टर साहब, ये वो हमारे यहाँ जो इस्लाम के अंदर भी कबाइल का तो कहा गया है कि शनाख्त के लिए हैं आपके कबाइल, लेकिन मजहब सबका एक है, उम्मत एक आप है, तो लेकिन मजहबी उसके मुल्क हो ना यार, आप तो मजहबी मुल्क हो, मजहब के लिहाज से बात करो ना, आप तो दीन इस्लाम पे चलते हो। बाकी चीजें सोशियोलॉजी तो आप अरबी तो हो नहीं। मैं आपसे सिंपल से बात करूं कि जब इस्लाम आ गया तो क्या अरबी वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है? आपने कहा यहाँ के मुसलमानों को सिखाया कि हम पहले मुसलमान हैं और कुछ नहीं है। आपसे कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, तो आप बिलबिला जाते हो कि हम हिंदू नहीं है। तो आप ये बताइए, यही प्रिंसिपल वहां लगाइए ना कि अरबी कैसे है वो, फिर तो वो भी सिर्फ मुसलमान है ना। कि आपके लिए देखें अलग वो फॉर्मूला लगेगा और उनके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, वो अरबी भी रहेंगे और वो मुसलमान भी रहेंगे, यानी वो प्री हिस्टोरिक इस्लाम की आइडेंटिटी के साथ रहेंगे, और आप अपनी प्री इस्लामिक आइडेंटिटी को आपने आग लगा दिया है, कह रहे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको हिंदू मत कहो।
मेरी बात सुने। आपकी प्री इस्लामिक आइडेंटिटी तो हिंदू है ना, सनातनी है ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। देखिए हमारी पंजाबी है, प्री इस्लामिक आइडेंटिटी हमारी पंजाबी है, पंजाबी, जो तब पंजाबी भी मौजूद है, भारतीय चाहे तो वो है हिंदू ना, है गुरु नानक या देव सिख है। जी हो गए, चाहे आपके जो भी गुरु नानक देव से पहले वहां पे जो पंजाबी की जो आइडेंटिटी है वो भारत के सतलज से बाहर नहीं जा सकती, वेद पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे खैर अब क्या बोला, पंजाबी आज की आइडेंटिटी है। रिबा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? सुन तो सर पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। आसिफ साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये कब तक कॉन्फ्लिक्ट्स जो है चलते रहेंगे, कब हम जो है नफरतें खत्म करेंगे और रिलेशन बेहतर हो सकेंगे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? आसिफ साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे ख्याल से आसिफ साहब का इंटरनेट चला गया। होके आ रही है, जी सर। मेरी तरफ तो नहीं इशू कहीं नेट का। जी सर, आप ही की तरफ इशू है। मैं कह रही हूँ कि ये कब नफरतें हम खत्म करेंगे और कब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन बेहतर हो सकेगी, क्या कहेंगे? मुझे आवाज नहीं देखिए आ रही है हम, रिबा जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है। जी आसिफ साहब, आप कंटिन्यू करें, मेरी बात का जवाब दें। मुझे भी अभी आई है देखिए ये आपकी आवाज। सुनिए, 33 मिनट हो गया, इसको अब वाइंड अप करें। ठीक है देखिए सर, वहां मैं ये एक मिनट ये आखिरी नफरतें सवाल का हमारी जवाब तो ले कैसे लूं। खत्म हो सकती हैं, आप जैसे कह रही हैं कब खत्म होगी, मैं तो समझता हूं कि ये तो चंद दिनों में ही खत्म हो सकती हैं अगर दिलों से कदूरतें निकाल दी जाएं। जिस तरह करीब लाने का मौका पाकिस्तान ने दिया है हमेशा, जब भी कोई भारत से इधर आने के लिए वीजा अप्लाई करता है तो उनको वीजे मिलते हैं, और हजारों के हिसाब से एनुअली हजारों अफराद जो हैं, कम से कम भी 15 से 20 हजार भारतीय शहरी जो है वो पाकिस्तान आते हैं हर साल, तो उनको वीजा मिल जाता है। तो पहले तो वीजा पॉलिसी नरम करनी होगी, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने कर रखी है उसी तरह भारत को भी करनी होगी। जिस तरह वहां से लोग यहाँ आते हैं, इनको वहां जाने दिया जाए। वहां से लोग आते हैं, फनकार आते हैं, कलाकार आते हैं, राइटर्स आते हैं, दानश्वर आते हैं, जिस तरह वो यहाँ पे ओपनली आते हैं, इसी तरह इधर से भी इन लोगों को भी उधर जाने की इजाजत दी जाए। मेल जोल बढ़े, अवामी सतह पे लोग एक दूसरे से मिलें, बैठें, देखें, ताकि लोगों का जो आना जाना आसान होगा। उसके साथ साथ फिर जो आपस में बाहमी मसाइल हैं उनको भी मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, खत्म हो, और जो एक दूसरे के अंदर जो मुदाखलत का सिलसिला है वो बंद हो। तो मेरे ख्याल में ये हर कोई चाहता है, हर पाकिस्तानी भी चाहता है, और इसी तरह यकीनन हर भारतीय भी चाहता होगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान प्यार, मोहब्बत, अमन और आशिकी बढ़े। तो ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है, इसको करना होगा, इसके लिए सामने आना होगा। और अब जो मैं समझता हूँ गेंद भारत के कोर्ट में है, भारतीय हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ इक़दामात उठाने होंगे, ताकि जो सिलसिला है, जब एक दफ़ा लोग आना जाना शुरू हो गए तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। जी। डॉक्टर साहब, फाइनल रिमार्क्स बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, आपने पूछा कि ये क्या किया जाए कि नफरतें खत्म हो जाए। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, करना ही क्या है, कुछ नहीं। अब आप अलग हो गए हैं, आप अलग रहिए। मेरा अब आप लोग से यही सविनय निवेदन है कि भैया आप अलग हो चुके हैं, आपकी माइंडसेट जो है वो एकदम दुनिया में ऐसी है कि उसको समझा नहीं जा सकता। तो मेरा एक ही है कि एक ही तरीका है, कोई रिश्ता ना रखें, आप खूब खुश रहें, डेवलप रहे, अपना आगे बढ़े। मेरा यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। जो लोग टू नेशन थ्योरी को मानने वाले हैं, टू नेशन थ्योरी को सजाने वाले हैं, वो अपने हिसाब से रहे। जहां तक रही मुदाखलत की बात है, अब ये आपका कहना है कि मुदाखलत होती है, हमारे हिसाब से कोई मुदाखलत नहीं होती है। जब हम आप कोई मुदाखलत करते नहीं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। दुनिया में आपकी बात को कोरोबरेट करने वाला कोई एक देश नहीं पैदा हुआ जो ये कहे कि भारत किसी के यहाँ पे उसके इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत करता है। इवन बांग्लादेश भी नहीं कहता, वो हमें सारी गालियां देता है, पर ये तो नहीं कहता कि इंडिया हमारे यहाँ पे मुदाखलत करता है। तो आपकी बात का कोई बनी, झूठ को समहाउ आपने इंटरनलाइज कर लिया है, और उसका ये रीजन है कि आपको ये लगता है आपसे गलतियां हो नहीं रही हैं।
या आप जिस पथ पे चल रहे हो वो सही पथ है। तो मैं बस ये कहूंगा कि आप लोग को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसे कोई तिजारती रिश्ता यानी किसी भी तरीके का व्यापारिक संबंध नहीं चाहते हैं। हम आपके साथ किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स का यानी कि खेल खिलाड़ी का कोई रिश्ता नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके जो फनकार हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, पर वो इंडिया है, हम नहीं चाहते। मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है। वो अपना फन जो है वो दुनिया भर में बिखेरे। पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ वेरी गुड प्लेस। आप हमें छोड़ दें हमारे हालत पे, आप अपनी कौम बनाएं जैसे भी बनाना है, और हमें जो है हमारी हालत पे छोड़ दे। यही बेस्ट तरीका है। हम अलग हो चुके हैं, अब हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं बचा है और ना उसके प्रयास किए कि अभी स्पोर्ट्स खेल लो, पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे स्पोर्ट्स आपके साथ? कुछ नहीं खेलना हमें, खत्म हो चुका है बात। आप अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ता जाइए, वहां ईश्वर आपको सारी खुशियां दें। मेरे हिसाब से भारत कोई मुदाखलत नहीं करता, ना भारत का कोई इंटरेस्ट है। आप करते आए हैं, 5 जिहाद आपने लड़े, कभी आतंकवादी भेज रहे हो, कभी कश्मीर में कुछ भेज रहे हैं, आप वो करते रहिए, वो आपकी जितनी क्षमता आप कर लीजिए। हमारे हिसाब से तो ऑल द बेस्ट। नो रिलेशनशिप कोई भी तरीके का हम नहीं चाहते। टू नेशन थ्योरी का मतलब ये कि हम आप साथ में नहीं रह सकते। जब हम आप साथ में नहीं रह सकते तो काहे हम कोशिश करें? या तो टू नेशन थ्योरी रिजेक्ट कीजिए, रिविजिट कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। अगर टू नेशन थ्योरी सच है तो फिर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए आपसे। आप टू नेशन थ्योरी पे रहें और ईश्वर आपको खूब तरक्की दे। डॉक्टर साहब, हम तो चाहते हैं कि रिलेशन जो है बेहतर हो सके इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, और आप टू थैंक यू। नेशन थ्योरी भी चाह रही हो, कह रही है भाई हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, आप ही का कहना है ना, दो अलग अलग कौमें सर हैं। देखिए, अमेरिका और कनाडा भी तो आपस में नहीं, वो दो अलग कौमें उनकी नहीं भी तो कहते ना, रिलेशन ना है। ना, कहते भाई हम एक ही लोग हैं, वो सब मानते हम यूरोपियन है। वो ये ये नहीं कहते रिलेशन कि भी हम आए हुए बेहतर है अरब से। सर। अरे बाबा, आप ऐसे ना कंपैरिजन नहीं कर सकती हैं। उसके लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आप उठा के कोई भी एक रैंडम सा, वो सारे यूरोपियन है भाई। वो अपने आप को तो, ये अपनी आइडेंटिटी हिस्ट्री नहीं, तो वो सब कहते हैं हम ग्रीक हिस्ट्री है हमारी, यहां से हमारी यूरोपियन सिविलाइजेशन है। तो हमारा आपका संबंध नहीं होना चाहिए। आपने कहा है कि ये आप ही की थ्योरी में लगा रहा हूं, हमारी कुछ नहीं कह रहा हूं। कि हम ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। बस सब अब खुश रहे हम लोग, आप अपने आप खुश रहिए। आपके बल्लेबाजों को देख के हम यहाँ खुश होंगे। नो एक्सचेंज ऑफ म्यूजिक, नो एक्सचेंज ऑफ कॉमर्स, नो एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप बस खुश रहिए, हमारी यही तमन्ना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आसिफ साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक यू सो मच।